अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टैटिस्टिकल मेजर्स और पैटर्न्स और इंटरेस्टिंगनेस ऑफ पैटर्न्स और एसोसिएशन रूल की इम्प्लीमेंटेशन, इन तमाम का जो बेसिक यूज़ है वो मशीन लर्निंग में होता है। तो मशीन लर्निंग जो है एक्चुअली ये करती क्या है? मशीन लर्निंग इन्वेस्टिगेट करती है इस चीज़ को कि कंप्यूटर्स जो हैं वो डाटा की बेस के ऊपर किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको एक टोडलर की एग्जांपल्स दी जा सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में से उसको वो मुसलसल लर्निंग कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है कि वो अपनी सेंसेस के साथ उन चीज़ों को परसीव कर रहा होता है, और जैसे-जैसे वो परसीव करता जाता है, उसका ब्रेन जो है, उसके ऊपर कंप्यूटेशन प्रोसेस जो है वो परफ़ॉर्म करता जाता है, और एट द एंड वो उन चीज़ों को लर्न कर लेता है। सिमिलरली आपके ये जो कंप्यूटर्स हैं, इन मशीन्स को भी हमें सिखाना होता है, लेकिन क्योंकि इसके पास अपनी सेंसेस नहीं हैं, तो हमें वो सेंसेस किसके थ्रू प्रोवाइड करनी है? डाटा के थ्रू। तो हम लोग डाटा के थ्रू कंप्यूटर्स को जो है वो लर्न करवाना चाहते हैं। अब डाटा के थ्रू डाटा तो कंप्यूटर को दे देंगे, लेकिन कंप्यूटर उसकी मदद से चीज़ों को लर्न कैसे करेगा? उसके लिए हम लोगों को बीच में कुछ कंप्यूटेशनल मेथड्स चाहिए हैं जिसकी वजह से वो सीखे। ठीक है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिकली इस चीज़ के लिए प्रोग्राम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लर्न करवाते हैं कम्प्लेक्स पैटर्न्स, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों के आंसर करता है, या उनको रिकॉग्नाइज करता है, या उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो लर्निंग के मेथड्स हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास वो मेथड है, वो है सुपरवाइज्ड। अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है, ये आपका जो है वो सिनोनिम है क्लासिफिकेशन का। द सुपरविजन इन द लर्निंग कम्स फ्रॉम द लेबल्ड एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ लेबल्ड। ठीक है? यानी कि इसमें डाटा सेट ऐसे होगा कि उसके अंदर आप बिल्कुल भी एनोनिमस वे में नहीं चल रहे होंगे, बल्कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, सॉरी, मेरा ये हाइलाइटर जो है वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोग जो है वो एनोनिमसली काम नहीं कर रहे होंगे। मैं इसे ऑफ ही कर देती हूँ। तो आप लोग इसमें लेबल्ड डाटा के साथ काम कर रहे होंगे। लाइक जैसे अगर आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसके अंदर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो बजाय इसके कि आप ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको ऐसे ही एज अ इनपुट लेना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रोग्राम को ये बता दें कि अगर रेडियस इतना होगा और वेट इतना होगा और कलर ऐसा होगा और इसका टेस्ट अगर इस तरह से आता है, तो आप जी इसको जो है वो एप्पल कंसीडर कीजिए। तो अगर एप्पल आप लिख देते हैं कि एप्पल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, और अगर आपके पास आने वाला इनपुट जो डाटा है वो इन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या कहना है कि इट्स एन एप्पल, फ्रूट है ये। तो वो जो एप्पल है वो एक्चुअली लेबल है डाटा का। ठीक है? तो अगर हम लेबल्ड बेस्ड डाटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उनकी बेस पे हम लोग जो है वो डाटा को स्टडी करते हैं और डाटा को देखते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास लेबलिंग नहीं की जाती डाटा की। ठीक है? ये आप लोगों को, अगर हम अनसुपरवाइज्ड की नॉर्मली बात करें, तो इसके अंदर वो टेक्निक्स आती हैं जिनको हम क्लस्टरिंग से लिंक करते हैं। सुपरवाइज्ड को हम क्लासिफिकेशन से करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन से क्यों करते हैं? लाइक जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग सिंपल अपने कॉलेज को कंसीडर कर लीजिए या स्कूल्स को कंसीडर कर लीजिए। तो क्योंकि आप लोगों को पहले ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होते हैं, तो आप लोगों ने क्लासेस को मेंशन किया होता है कि इस एज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इस ग्रेड में बिठाएंगे, इस एज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस ग्रेड में बिठाया जाएगा उनकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो आपने वो पहले से किया होता है, तो आपने उसकी क्लासिफिकेशन की होती है। सिमिलरली अनसुपरवाइज जो है वो क्लस्टरिंग से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर क्लासेस जो होती हैं लेबल नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं ताकि हम जो क्लासेस मौजूद हैं डाटा के अंदर उन्हें एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है? लाइक जैसे अगर आप लोगों के पास एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है अनसुपरवाइज्ड मेथड के लिए, कि आप लोग इनपुट लेते हैं इमेज हैंड रिटन डिजिट्स का, और आपको 10 क्लस्टर ऑफ डाटा जो है वो फाइंड करते हैं। 30 क्लस्टर्स में कोरिस्पॉन्ड टू द 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स।
तो अब आपके पास 0 से 9 तक कोई से भी ग्रुप्स बन सकते हैं। हाउएवर सिंस द ट्रेनिंग डाटा आर नॉट लेबल्ड, अब आपको ये पता था कि आपने ट्रेनिंग डाटा में पहले नहीं बताया कि अगर वो राउंड शेप में आता है या ओवल शेप में आता है तो उसे 0 कंसीडर करो। तो आप लोगों का सेमेंटिक मीनिंग जो था उसको समझते हुए मशीन ने उसके क्लस्टर्स को फाउंड कर लिया और आपको पता चल गया कि 0 से 9 तक जो है वो आपके पास डाटा जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेमेंटिक सुपरवाइज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये क्लास है मशीन लर्निंग टेक्निक की जो बोथ लेबल्ड और अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करती है, और ये मिक्सचर होता है दोनों का, ठीक है। और ये आपको डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो इस तरह के जिसके अंदर आप सुपरवाइजर और अनसुपरवाइज दोनों तरीक़ों से काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये आपको हेल्प आउट करती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्या है कि लेबल्ड एग्जांपल्स आर यूज्ड टू लर्न क्लास मॉडल्स एंड अनलेबल्ड एग्जांपल्स आर यूज्ड टू रिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। अनलेबल्ड जो है वो बाउंड्रीज को स्पेसिफाई करने के लिए होती है, लेकिन जो लेबल्ड डाटा होता है उसको क्लास मॉडल के लिए डिफाइन कर लिया जाता है। फॉर अ टू क्लास प्रॉब्लम वी कैन थिंक अ सेट ऑफ एग्जांपल्स बिलोंगिंग टू वन क्लास एज द पॉजिटिव एग्जांपल एंड दोज बिलोंगिंग टू द अदर क्लास एज नेगेटिव एग्जांपल। तो आप लोग इस तरह से जो है इसको सेमी सुपरवाइज लर्निंग को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो दोनों चीज़ें करनी हो, क्लासिफिकेशन भी करनी हो और क्लासेस को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी शो करना हो। इसके बाद आती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग वो अप्रोच है जिसके अंदर जो है वो यूज़र जो है वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है। एन एक्टिव लर्निंग अप्रोच कैन आस्क अ यूज़र टू लेबल एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसको एग्जाम्पल को लेबल करने के लिए कहा जा सकता है, और फिर लर्निंग प्रोग्राम उसको सिंथेसाइज करके उसके बाद वो उसको देखेगा कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको बताया जा रहा है पॉजिटिव एग्जांपल्स को प्लस के साथ उन्होंने डिनोट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव डिसीजन बाउंड्रीज के साथ, और अनलेबल्ड एग्जांपल्स जो हैं वो आपको अनलेबल्ड में शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम आपके पास सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ रही है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अब ये देख लिया कि मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग कितनी किस्म की लर्निंग के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले सुपरवाइज्ड है, फिर अनसुपरवाइज्ड है, फिर सेमी सुपरवाइज्ड है, और फिर एक्टिव लर्निंग है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग किस तरह से काम करेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे और जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होंगे जो क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग से रिलेटेड होंगे, हमने देखना ये है कि वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स किस तरह से इसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेटाबेस वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वगैरह भी देख लिया था, और अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे थे जहाँ से मैंने आप लोगों को डाटा के आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ाया था। तो हम लोग उससे आगे अब चीज़ों को अच्छा, यहाँ पे ये जो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, इसमें मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आउटलियर्स फ्रॉम द
परस्पेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पे हमने देखना है कि एक्चुअली ये क्वार्टाइल्स करते क्या हैं। तो यहाँ पे एक प्लॉट है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये कलरिंग लिखा है 25%। तो 25 25 25 25 इक्वली डिवाइड कर देते हैं क्वार्टाइल्स, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की उसको इक्वल पोर्शंस के अंदर। तो आप लोगों के पास इक्वल साइज के कंसेक्टिव सबसेट्स आ जाते हैं, जिसमें Q1 Q2 और Q3 होता है। तो यहाँ पे Q2 जो है वो आपके मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जर्नली भी इसको देखें, इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो आपका जो मैक्सिमम डाटा होता है वो Q1 और Q3 के अंदर लाई कर रहा होता है। तो अगर आपने कोई पैटर्न फाइंडिंग करनी हो तो इस डाटा रेंज के अंदर से आप इजीली पैटर्न्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अक्सर जो नॉइज़ रिमूवल के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर कोई भी आउटलेयर आएगी वो इनसे बाहर होगी, Q1 और Q3 से बाहर होगी। तो जोन सी भी वैल्यूज़ इससे बाहर लाए करेंगी, इसका मतलब है यानी कि इन पोर्शंस के अंदर जो वैल्यूज़ लाए करेंगी Q1 से जो नीचे आ रही होंगी, और Q3 से जो ऊपर होंगी यानी कि बड़ी होंगी, वो क्या करेंगी, वो आउटलेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो क्या करेंगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देंगी। तो इस वजह से ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, और देखिएगा कि ये क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये जी हमारे पास इंटर क्वार्टाइल का जो है वो फार्मूला है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि द क्वार्टाइल आर द थ्री वैल्यूज दैट स्प्लिट द सॉर्टेड डाटा सेट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, और the data of example 2.6 contains 12 observation already stored in increasing order. Quartile for this data are the third, sixth and ninth value use. तो अब आप लोगों के पास Q1 जो है वो इस वैल्यू पे सेट है, Q3 इस वैल्यू पे सेट है, और इंटर क्वार्टाइल आपको ये देता है। तो इसका मतलब ये है कि 52 जो $1000 है, डाटा सेट हैज़ टू मीडियन सिंस द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज इज इवन। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आपकी 2.6 है एग्जाम्पल, उसको आप देखिए ये। ठीक, तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास ये ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, तो यहाँ पे आपने इसका मीन निकाला, फिर वेटेड मीन के बारे में आपको दिया गया। तो अब वो कहता है कि अगर हम इसके ऊपर क्वार्टाइल अप्लाई करें तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज को एग्जीक्यूट करते हुए जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये आते हैं कि आप लोगों के पास Q1 जो है वो इस वैल्यू पे सेट है, Q3 ये है, और आपके पास 6 वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन है। ठीक है। डाटा सेट हैज़ टू मीडियंस, तो आपके पास दो मीडियंस आएंगे अगर आपकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो इवन है। ये क्यों वो कह रहा है, अगर कुछ लोगों ने मीडियन का फार्मूला पढ़ा होगा तो फिर उनको पता होगा कि हम उसमें इवन और ओड के लिहाज से करते हैं। तो अगर हमारे पास ओड नंबर्स ऑफ डाटा हो तो हमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करके मीडियन निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये बात लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट बॉक्स प्लॉटिंग जो है ये एक्चुअली क्या चीज़ होती है, इसको आर पॉपुलर वे ऑफ विजुअलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ज़रिए हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने डाटा को। ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ये यूनिट प्राइस ऑफ डाटा आइटम्स होल्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि टिपिकली द एंड्स ऑफ द बॉक्स एट द क्वार्टाइल सो दैट द बॉक्स लेंथ इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये आपको इंपॉर्टेंट मेजर्स पता होने चाहिए बॉक्स प्लॉट्स के। और मीडियन मार्क बाय द लाइन। ठीक है, ये देखो कोई भी डाटा है ना उसका मीडियन ये शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको इधर से पता चल जाता है कि आपके पास जो डाटा है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिक्योर्ड है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, तो ये आपका जो है इसमें कोई सिक्योरनेस नहीं है, ये भी सिक्योर्ड है, ये भी सिक्योर्ड है, और ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो the two lines called whiskers outside the box extend to the smallest and the largest observation. Smallest and the largest observations जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये विजुअली आपको हेल्प करता है आउटलेयर्स को फाइंड करने में। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये हमारे नेक्स्ट जो हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिनको हम लोग करते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप मेजर ऑफ डाटा डिस्पर्शन
They indicate how spread out our data distribution is. A low standard deviation means that the data observation tend to be very close to the mean, while a high standard deviation indicates that the data are spread out over a large range of values, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा आ रही है. द वेरियंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा स्केयर है और 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, इसके मीन में से जो है वो जो जितना चेंज आ रहा होता है वैल्यू का उसको कैलकुलेट करके सम अप कर लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं इट्स अ वेरिएंस. और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इसी फार्मूला के ऊपर अगर आप इसका अंडरस्कोर ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है. तो आप लोगों के पास इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है मेजर करता है स्प्रेड अबाउट द मीन एंड शुड बी कंसीडर ओनली व्हेन द मीन इज चूजन एज द मेजर ऑफ सेंटर. अगर आप किसी डाटा सेट को उसकी एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंगली स्टडी करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि एवरेज के इर्द गिर्द उसकी वैल्यूज़ कितनी जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे. अगर ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू जो है वो इसके इर्द गिर्द नहीं है और ऑब्जर्वेशन जो है सेम वैल्यू है, ठीक है. नहीं तो अदरवाइज बाकी केसेस के अंदर आपका सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि हम लोगों के पास जो 2.6 एग्जाम्पल में मीन निकला था वो इतना था, और उसके बाद वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने निकालना हो तो अब हमारे पास मीन तो मौजूद है और उसकी वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे फार्मूला में रख के और हमारा वेरिएंस 19.47 आएगा. ठीक है, इसका मतलब है इतनी रेशो है जो आपकी वैल्यूज जो है वो इस रेशो के साथ स्प्रेडेड है. अच्छा, उसके बाद ग्राफिकली डिस्प्ले करना होता है हमने स्टैटिस्टिकल डाटा को जो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दे, तो इसमें क्वांटाइल प्लॉट है. क्वांटाइल प्लॉट जो है उसके ज़रिए हम Q1 Q2 Q3 को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, परसेंटाइल QT का. तो इस तरह से ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं. इसके अंदर एफ वैल्यू और यूनिट प्राइस जो है उन्होंने दी हुई है और यहाँ पे मीडियन वगैरह ये शो कर दिया हुआ है. इसी तरह से ये आप लोगों को अब ड्रॉ करना उन्होंने सिखाया हुआ है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके बाद हिस्टोग्राम्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को जो है काउंट कर रहे होते हैं. और हिस्टो मीन्स पोल और मास्ट और ग्राम मीन्स चार्ट, ठीक है. तो प्लॉटिंग हिस्टोग्राम्स जो हैं वो आप लोगों के यहाँ पे एग्जांपल में होगा स्कैटर्ड प्लॉट्स एंड डाटा कोरिलेशंस जो हैं इस तरह से, ठीक है. तो ये हिस्टोग्राम है आपके पास, इसके अंदर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप अपनी वेरिएबल्स को फिक्स कर लेते हैं और इस तरह से आप लोग एक हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. सिमिलरली आप लोगों के पास स्कैटर्ड प्लॉट्स इस तरह से आ रहे होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और जो रैंडम होती है वो चीज़ें आप लोगों की इस तरह से शो हो रही होती हैं. तो उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग करते हैं वो पिक्सल ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें पिक्सल्स को काउंट करते हैं. तो इसमें आप लोगों के पास ये देखिए हर चीज़ को अलग अलग तरीके से आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सिमिलरली आपके पास फ्रिक्वेंटली 2D डाटा डिस्ट्रीब्यूशन डाटा मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे स्पेस फिलिंग कर्व्स होते हैं, तो ये इस तरह से आपके रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं. तो इसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ से ये देखें ये जितनी भी शेप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं तमाम के तमाम ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन है, जिसके अंदर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर जो है वो 2D डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर प्रोजेक्शन और स्कैटर प्लॉट्स हैं जिनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये अब आपका 3D मॉडल है. इसी तरह से आइकन बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं अपने वेरिएबल के लिए, लाइक जैसे यहाँ पे क्रॉस और स्क्वायर सेलेक्ट किया हुआ है. फिर इसी तरह से स्टिक फिगर्स हैं, इनके अंदर आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर उसके बाद चैन ऑफ फेसेस हैं जिनको आप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. सिमिलरली सेंसस डाटा है जिसके अंदर स्टिक फिगर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अब आप डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हमारे पास डाटा को विजुअलाइज करने की जो अगली टेक्निक है वो हायरार्किकल विजुअलाइजेशन टेक्निक है. तो यहाँ पे ये है जी, आप लोगों के पास जो है वर्ड्स विद इन वर्ड्स जो है उसको यूज़ किया जाता है इसके अंदर. और विजुअलाइजेशन कम्प्लेक्स डाटा एंड रिलेशंस के लिए आप लोगों के पास इस तरह से जो है वो थ्री
यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो ये क्लाउड बेस्ड जो है डायग्राम जो है उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और उसके अंदर आपको डाटा एक ही व्यू के अंदर जो है वो सारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो होपफुली यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। आप लोग इसको करने के लिए जो है वो इसको स्टडी करें, जहाँ समझ नहीं आती वहाँ से पूछिएगा।